हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट क्लास आती है। आज हम उसमें पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मैंने ऑलरेडी आपके 2 पार्ट कवर किए हैं, जहां पर मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में जो नॉलेज दी है वो आपके लिए अतुलनीय है। आप एक परफेक्ट नॉलेज ले पाएंगे ट्राइंगल के बारे में कि ट्राइंगल के एरियाज कैसे कैसे निकाले जाते हैं, किस किस तरह की चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा ट्राइंगल के एरिया निकालने में। तो आज हम उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। साथ के साथ जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो रेक्टेंगल पढ़ने वाले हैं। रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज आती हैं आपके पेपर में, जैसे कि उसकी चारों तरफ बाड़ लगाना हो, बाड़ मतलब फेंसिंग लगाना हो, साथ के साथ लेंथ पैरामीटर, विड्थ पैरामीटर के बारे में जो रेशियोज दे रखे होते हैं, साथ के साथ किसी भी फेंसिंग का खर्चा दे रखा हो, एक्सपेंस दे रखा हो, तो कैसे हमें उसे पेरीमीटर में कन्वर्ट करना है, पेरीमीटर क्या होता है, साथ के साथ उस रेक्टेंगल में आउटर अगर मैं रास्ता बनाता हूं, कोई पाथ बनाता हूं, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, और इनर पाथ का एरिया कैसे निकालते हैं, और कोई भी 2 पाथ अगर बीच में निकले तो कैसे निकालते हैं। इसके अलावा अगर कोई रैंडम पाथ निकाल दिया तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो इन सभी चीजों पर हम क्या करने वाले हैं, आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो मैं हूं आपके लिए अवेलेबल। अगर आप सीईटी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं 10 कोर्स पढ़ने के लिए कभी बोलता ही नहीं। सिंगल सोर्स फॉलो करो और एग्जाम क्रैक करो। मेरा जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेबस कराना है वह आपके लिए बहुत सक्सेसफुल साबित हो रहा है और एग्जाम में वही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। उसी बिहाफ पर मैं आपसे कहूंगा कि सीईटी की तैयारी में लग जाओ विद माय फाउंडेशन कोर्स इन एसएससी कैटेगरी। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में मेरा कोर्स मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है, 12 और 24 महीने का कोर्स लेना है और हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए कोड लगा देना है। जैसे आप साहिल 10 अप्लाई करोगे तो यू हैव टू अप्लाई द कोड, आपको मिल जाएगा सब कुछ जो आपको चाहिए। और आपको लिए जो रेफरल कोड है वो साहिल 10 लगाकर आप जुड़ सकते हो। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस मंथ तक, तो आप जरूर जुड़ जाना, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने का मौका मिले और आप किसी भी कैटेगरी में साहिल 10 लगाकर डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर मैं कैच द मैथ की बात करूं तो यह एक अनबिलीवेबल सेशन है। आप इसे रेगुलर बेसिस पे ले रहे होंगे। 9 फरवरी आज की तारीख है और 8 PM पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि इस सेशन की अपनी आप में एक खास बात है कि आपको रेगुलर बेसिस पे पूरी मैथ को रिवाइज करवाता है डेली। जी हाँ, तो आप लगातार जुड़े रहेंगे तो कुछ भूल भी गए हो तो आपको रिवाइज हो जाएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाता है। साहिल 10 आपको कोड लगाकर अनअकैडमी पर मेरे साथ में जुड़ना है। आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम में आपको जाना है, स्पेशल क्लास पे जाना है, साहिल खंडेलवाल को फॉलो कर लेना। बस आपको जो ये सेशन है मेरी प्रोफाइल के अंदर मिलेगा, स्पेशल क्लास की टैब में सी ऑल पर चले जाना। उसके बाद में आपको मेरा 8 PM वाला सेशन मिल जाएगा। अगर देखते वक्त कोई आपसे कोड पूछे फ्री प्लान के लिए तो आपका अनलॉक कोड भी साहिल 10 ही है, डिस्काउंट कोड भी यही है और अनलॉक कोड भी यही है। आप टेस्ट सीरीज, फ्री प्लान सब कुछ आप दे सकते हैं। मैं जल्दी आपके लिए CBT 2 की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। ओके, एग्री करते हो क्या? एग्री करते हो? कर लो। फिर MTS की भी स्टार्ट करूंगा, बहुत सारा काम है तो चलो करते हैं, आराम से करेंगे, लेकिन तसल्ली से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन रेगुलर लगातार बने रहिएगा। आप अभी मैं आपके लिए 12:30 बजे ये इवेंट लेकर आने वाला हूं और यहां पर मैं 12:30 बजे आने वाले 7-8 दिन के लिए लगातार मैं IB की क्लासेस आपकी लेने वाला हूं। IB एग्जाम 2021 की एग्जाम सिटी और डेट आउट हो चुकी है। अब 7 दिन बचे हैं। क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, मैथ को रिवाइज करें मेरे साथ में, तो मैं कराऊंगा और 7 दिन में ऐसा पेपर कराऊंगा कि आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो चलो, और जिनको भी सटीक एनालिसिस चाहिए तो प्लीज मुझे क्वेश्चन जरूर भेजा करें आपका अगर पेपर हो जाता है, क्योंकि आपने भी तो एनालिसिस के मजे लिए हैं तो औरों को भी देना है। तो सीधी सी बात है कि आप क्वेश्चन भेजें जिससे कि हम एक प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंच पाएं और एक परफेक्ट एनालिसिस दे पाएं, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के हम क्वेश्चंस की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो हम पहले ट्राइंगल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर रेक्टेंगल को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किसी त्रिभुज के बारे में चर्चा की गई है सर। IB क्या होता है सर? बस, हाँ, आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है।
आईबी होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, जो खुफिया विभाग होता है भारत देश का, उसके लिए है ना। तो एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं आपको 6 4 3 के अनुपात में है, उनका परिमाप आपको दे रखा है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होती है। तो अगर आपको भुजाएं दे रखी हैं तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि भुजाओं का जो योग होगा अनुपात में, यानी कि 6 और 4 10 और 3 13 रेशो बराबर, आपका वही परिमाप के बराबर होने वाला है 78 सेंटीमीटर। तो एक रेशो बराबर कितना आ गया, 13 6 78, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी, तो यहां पर ये मत देख लेना कि कितनी लंबी भुजा होगी, लंबी भुजा मत निकाल देना, तो सबसे छोटी भुजा की लेंथ निकालनी है, यानी कि सबसे छोटा रेशो 6 तिया 18 सेंटीमीटर आपका सही विकल्प आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, फटाफट से इन क्वेश्चनों को निपटा देते हैं। अगर इस तरह का रेशो दे दिया जाए तो ये सही थोड़ी है रेशो, इसको रेशो को सही बनाइए। ये बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से पेपर में पूछी जा सकती हैं कि अगर ऐसा रेशो आ गया तो सर, तो ऐसा रेशो आ गया तो एक एलसीएम नाम की एक तितली होती है, उस तितली को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 12। अब एलसीएम ले लिया तो अब आपका एक्चुअल रेशो निकल कर आएगा, 3 का भाग दिया 4 बार, 4 का भाग दिया 3 बार, 6 का भाग दिया 2 बार, ये आपके परिमाप का एक्चुअल रेशो है। क्योंकि इस रेशो को हम कभी एक्चुअल मानते ही नहीं है, तो यहां पर हम देखेंगे 7 और 2 9 रेशो बराबर 108 आ रहा है, एक रेशो बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है, जरा उसके ऊपर भी थोड़ी सी निगाह गिरा लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा यही होगी, तो 12 चौके 48, 48 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी का आप चयन कर लेंगे। यहां से अगले प्रश्न की तरफ मैं चलना चाहूंगा। ये देखिए, तो त्रिभुज की ऊंचाई 12.5% बढ़ाई जाए तो आधार में कितना कम करना पड़े जिससे कि एरिया परिवर्तित ना हो। तो ये क्वेश्चन आपका किसका है, ये क्वेश्चन बेसिकली अगर देखा जाए तो परसेंटेज से रिलेटेड है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मेंसुरेशन का लग रहा है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी त्रिभुज के एरिया की बात कर रहे हैं तो वह त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट पर डिपेंड करता है। यानी कि सर इसका मतलब आप अगर सक्सेसिव लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर बेस और हाइट का गुणा हो रहा है, तो गुणा जहां आ जाता है वहां सक्सेसिव लगाने की चांसेस बन जाते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, अचार डालता है साहब। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात ही ना करूं तो ऊंचाई मेरी बढ़ रही है 12.5%, तो ऊंचाई 12.5% मतलब 1/8, यानी कि मेरी हाइट अगर मैं बात करूं तो 8 से 9 हो गई, तो बेस कितना हो जाएगा, B1 B2 पता नहीं है ना, लेकिन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि आधार इंटू ऊंचाई ये बराबर होगा, तो 1:1 होना चाहिए। तो हम जानते हैं सर सेम चीज है कि अगर एरिया कांस्टेंट है तो जो बेस का रेशो हाइट का रेशो होगा उल्टा हो जाएगा, तो वही वाली बात आ गई। तो बेस का रेशो क्या आ गया, 9:8। तो कितना कम होना चाहिए, 1, किसके रेस्पेक्ट में, 9 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो आंसर कितना आएगा, 11.11। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, करो 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 फटाफट से खींचते जाओ क्योंकि सारा रिवाइज हो जाएगा इससे आपका। तो बोला गया है कि इतने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी हैं 3 4 5। अब 3 4 5 देखते ही दिमाग में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि सर ये 3 4 5 अगर आपको भुजाएं दे रखी हैं तो ये तो ट्रिपलेट बनाएगा, और हमें ये पता लग गया। अन्यथा अगर आपको नहीं पता लगता तो क्या करते, आप हीरोज का फॉर्मूला लगाते फिर निकालते। लेकिन अगर आपको पहले से अंदाज है तो आप अब ज्यादा सोचोगे ही नहीं, क्योंकि जब आप एरिया को डिफाइन करोगे तो आप डायरेक्टली ये लिखोगे, अब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 12x² 6x² बराबर 3456। क्यों, क्योंकि आपको x निकालना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं आपने x से गुणा इसलिए की हैं जिससे कि वो एक्चुअल में भुजा बन पाए, एक्चुअल में साइड बन पाए। तो यहां से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 6x² बराबर 3456, और मैंने इसको काटा 6 पंजे 30 बचे 4 और 6 7 42, 6 चंगा 36, x बराबर आ गया मेरे पास 24। जब x बराबर 24 आ गया, पूछा क्या गया है, परिमाप बताइए। तो परिमाप क्या होगा, 3 और 4 7 और 5 12x, तो x की वैल्यू कितनी है 24, तो 288 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे आपको लेवल भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसी प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
एक, अब देखो फिर से पता लग गया कि त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई दे रखी है 12, 5 और 13। समझ में आ गया, ट्रिपलेट है। फायदा बहुत है भाई साहब, ट्रिपलेट लिखने का ही फायदा बहुत है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर ट्रिपलेट लिखा दो, बस यही करते रहे हमेशा ही, आप कभी रेगुलर थोड़ी पढ़ोगे, लिखे हुए हैं, कल वाली क्लास देख लेना। त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपको दे रखी हैं, तदनुसार उनमें 2 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से, सुनना, 2 रुपए वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत बताओ। यानी कि आपको एक त्रिभुजाकार दे रखा है, लेकिन मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये खेत ऐसा है, खेत ये जिसकी ये 5 होगा, 12 होगा और ये 13 है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 30 मीटर स्क्वायर, 12 पंजे 60 वका बटे 2। तो यह आपका अगर क्षेत्रफल हो गया 30 मीटर स्क्वायर, तो इस पे बीज बोने का खर्चा कह दिया भाई मैं, हम तो 2 रुपए के हिसाब से बीज बोएंगे। 2 रुपए, आपको कैसे पता चला कि एरिया लेना है, वर्ग मीटर दे रखा है ना, तो जो एरिया होगा वह यूनिट स्क्वायर में है, इसलिए 2 रुपए अगर 1 मीटर स्क्वायर के लग रहे हैं तो 30 मीटर स्क्वायर के 60 रुपए लगेंगे। तो 60 रुपए आपकी क्या हो जानी है, लागत हो जानी है। एक बात और याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि एक ऐसा क्षेत्रफल, ऐसा एक डायमेंशन बताइए जिसका एरिया और परिमाप समान हो, तो ये है। और ऐसा नहीं है कि केवल यही है, और भी है, देखो 5, 12, 17 और 13 30, और एरिया भी 30 आता है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर बराबर है, संख्यात्मक तौर पर न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। तो कभी भी आपसे ये प्रश्न ऐसे आ सकता है कि क्या कभी किसी ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर बराबर होगा, संख्यात्मक मान, हाँ हो सकता है। कारण ये रहा, तो हमें तो कारण ही ढूंढना होता है, क्योंकि एक एक्सेप्शन पूरी जिंदगी खराब कर देता है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट तभी सत्य माना जाएगा जब आपको कोई पता ही नहीं हो। तो कुछ लोग सोच लेते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया है, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो गया कि यार हाँ, कोई अगर मुझसे बोलता है कि किसी ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर बराबर नहीं हो सकता है, ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए 6, 8, 10 भी है, 5, 12, 13 भी है, बहुत सारे वैल्यूज हैं, है ना। नेक्स्ट करिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 864, आधार और ऊंचाई का रेशो दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, रेशो है तो आधार 3x होगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि ये x बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, गड़बड़ हो जाती है नहीं तो ये अगर आपका आधार इंटू ऊंचाई लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3x इंटू 4x बराबर 6x स्क्वायर बराबर 864 x स्क्वायर, तो 6 एकम 6 बचे 2, 6 चौके 24, 6 चौके 24, x बराबर 12, x बराबर 12 आ गया। तो क्या बोला गया, ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई आपकी कितनी है, ये है ना, तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर, और आधार कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का आधार दे रखा है, त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। एक दूसरा त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई बतानी है, जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। क्या क्वेश्चन है यार, गजब का क्वेश्चन है। तो मैंने इस त्रिभुज का एरिया निकाला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और दूसरे त्रिभुज का क्या निकालना है, 1/2 बेस दे रखा है 24 और हाइट फाइंड आउट करनी है। बोला क्या जा रहा है, सुनना, जिसका क्षेत्रफल, किसका, इस वाले का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, इसका डबल है, यानी कि ये तब बराबर होगा जब ये डबल हो। कटिंग 24 h बराबर आ गया 16। तो भाषा ही सबसे अच्छी चीज होती है, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज। सर आईबी के लिए कुछ करो, आप लेट हो गए, अभी किया था थोड़ी देर पहले, हाँ तब तो तुम आए नहीं, इतना जोरदार तमाशा था। अभी बताया ना 12:30 बजे अब डेली 7 दिन के लिए क्लास लगेगी, नहीं सुना होगा, लेट होंगे ना तुम, मीटिंग मीटिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण टाइम निकाल कर आते हो तुम, है। चलिए आइए,
8th क्वेश्चन करिए। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, तो आधार का अनुपात क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो एरिया का रेशो दे रखा है 1/A1 और A2। तो ध्यान रखो, जब भी रेशो की बात करें ना, तो कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचो कि मैं 1/2 का क्या करूंगा, अरे वो तो कट जाएगा ना। तो आपको कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल का अनुपात पता है, वह होगा आधार का अनुपात इंटू हाइट का अनुपात। तो ये पता है, रख दो 5/2। आधार का अनुपात पता है 2/5 और हाइट का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा H1 और H2 का? 25/4 बी। नेक्स्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 8, 10 और 12 सेंटीमीटर लंबी हो? अब आपको पता लग रहा है कि ये ट्रिपलेट तो नहीं है कोई। अगर ट्रिपलेट भी नहीं है और समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है, तो क्या निकालोगे? हीरोज का फॉर्मूला। हीरोज का फॉर्मूला क्या कहता है? अगर एरिया निकालना है तो पहले निकालना होता है अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। 8 और 10, 12 और 8, 20 और 10, 30/2, 15। तो हीरोज का फॉर्मूला बहुत आसान है लगाना, और यही मैं कहूंगा कि आप लगाना सीख लें। S इंटू S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है पेपर में, आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। जब आप लिखोगे तो 15 में से ए चले गए यानी कि 8 चले गए तो 7, 15 में से बी चला गया तो यानी कि 5, और 15 में से सी चला गया यानी कि 3। तो कितना आ रहा है? 15 5 75, या फिर हम कह सकते हैं 25 और 25 और 9, यानी कि यहां निकलेगा 15√7। तो 15√7 आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए 15√7 आपका एरिया हो जाएगा। अब मेरी विचार में एक चर्चा आ रही है और उस चर्चा का विषय काफी अच्छा है, तो मुझे बताइए इनकी माध्यिकाओं से बने, इसी त्रिभुज में माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। माध्यिकाओं से बने ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एरिया जो माध्यिकाओं से बना हो उसका क्या होगा? सर मेरा दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। दीजिए, एग्जाम तो देना जरूरी है। तो सर आपने ही बताया था कि कभी भी अगर कंपेयर कराना है तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है और माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का जो एरिया होता है वह 4/3 होता है, यानी कि ये ज्यादा होता है। तो 4 रेशो बराबर अगर 15√7 है तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 15/4√7। 3 रेशो बराबर हो जाएगा 45/4√7। तो आंसर कितना हो जाएगा? 45/4√7। ठीक है, नेक्स्ट करिए। हाँ मतलब एक बच्चा का डिवाइडेड बाई 6, कुछ भी कितनी भैया इनका बस चले तो इतना आसान बना दे गणित को, इसकी कोई हद नहीं। कुछ भी कहीं भी करना हो वहां कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कैसे पता चलेगा कि ट्रिपलेट नहीं होगा? तुम्हें कैसे पता चला कि ट्रिपलेट है? तो तुम ट्रिपलेट अगर समझते हो तो तुम बताओ कि कैसे पता चलेगा ट्रिपलेट है? बताओ, लिखाया हुआ है मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में कल। बोलो बोलो जल्दी बोलो। एक कंडीशन होती है ट्रिपलेट की, A² + B² बराबर C²। C² सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144। क्या इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो बस नहीं है, ये दिमाग की बात है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, भुजाएं आपको दे रखी हैं, मुझे पता लग गया राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? भुजाओं से पता लग गया ना, रेशो से। तो बस वही 6x² बराबर 150, x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास? 5। अब आपसे पेरीमीटर पूछा गया है तो 7 और 5 12, 5 60। आओ अब समबाहु त्रिभुज पर आते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, तो आप एरिया परिमाप बताइए क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है?
सर √3 a² बटे 4 बराबर अपना हो गया 16√3। यहां से अगर मैं √3 से √3 काट देता हूं तो a² बराबर हो गया 64। तो a की वैल्यू आ गई 8। अब a की वैल्यू 8 आ गई तो परिमाप कितना हो जाएगा बताओ? 3a, क्योंकि 8 या 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 49√3। तो प्रत्येक भुजा बताइए। सेम कॉन्सेप्ट है, √3a² / 4 बराबर 49√3। यहां से हम √3 से √3 काटेंगे, a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7 दूनी 14। तो प्रत्येक भुजा निकल कर आ गई 14। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 12, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ऊंचाई कितना होता है? √3a/2 बराबर आपका 12 दे रखा है। तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे 24 बटे √3। तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं पहले, कल याद आ रहा है क्या कुछ? एरिया और हाइट का रेशो क्या होता है? उसी से भी कंसेप्ट बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहो तो कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। तो √3a² / 4। तो √3 से √3 कट गया, 4 से कट गया 6 बार। तो इसको अगर रैशनलाइज कर लेता हूं तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3 से कट गया ये 2 बार। तो 24 दूनी 48 √3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 48√3। किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात दे रखा है तो बड़े कोण का मान कितना होगा? तो किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात दे रखा है तो बड़े कोण का मान कितना होगा? तो कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि ये 2x है, ये 3x है और ये 4x है। तो देखो 6 और 3 9x बराबर 180 डिग्री, x बराबर निकल कर आ जाएगा 20 डिग्री। तो आपका जो आंसर होने वाला है, बड़ा कोण पूछा गया है तो 20 चौके 80। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है, दूसरा कोण तीसरे कोण से 50 अधिक है, तो तीसरा कोण कितना होगा? जल्दी करो। किसी त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है, तो आपने एक कोण आपने मान लिया 40 है। तो आपको यहां दे रखा है कि इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाना चाहिए? सम तो 140 होगा और डिफरेंस कितना दे रखा है? 50। तो कारण पता है, अगर इसमें से तीसरा एंगल आपको निकालना है या दोनों निकालने हैं तो इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो। यानी कि 290 बटे 2 और 190 बटे 2 और 90 बटे 2। तो एक हो जाएगा 45 और एक कितना हो जाएगा यहां पर? 95। तो दोनों ही आपके एंगल आ जाएंगे। तो आपका आंसर कितना होगा? 45 वाला। ठीक है ना? चलिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 30, 72 और 78। तो 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की ऊंचाई बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ता है, पड़ेगा और पड़ता रहेगा। अगर ये ट्राइंगल आपको दे रखा है और आपको ये ए बी सी मैंने मान लिया, तो 72 मीटर की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई आपको निकालनी है। तो ये अगर मैं इसको 72 मान लेता हूं, इसको 30 मान लेता हूं, इसको 78 मान लेता हूं, तो कैसे करेंगे बताओ? एनी आइडिया? अगर मुझे एडी निकालना है तो किस तरह का कोई आइडिया लग रहा है? बोलो बोलो, कोई आइडिया? क्या दिमाग लग रहा है बताओ, कैसे आप निकाल सकते हो? किसी को पास कोई दिमाग चल रहा है तो बताओ, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं लाओगे तब तक कोई मतलब नहीं है चीजों का। तो गुरुजी दिमाग तो चल गया। बोले कैसे? जब कभी भी आपको भुजाएं दे रखी हो ना, तो इनका एक बार रेशो निकाल लिया करो। अब जैसे आप रेशो निकालोगे, मैंने काटा इसको 6 से, 6 से कट गया 5 बार, 6 से कट गया 12 बार और 6 से कट गया 13 बार। ये तो ट्रिपलेट है भाई, ये तो ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट है तो ये क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बात है! और राइट एंगल ट्राइंगल का लंब निकालना है तो बस ये 72 होगा, क्योंकि ये आधार है तभी तो इस पे लंब है। तो ये 30 होगा अपने आप ही और ये 78 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 30।
तो जो काम आपको करना है उससे पहले आप थोड़ा सा विचार कर लिया करें कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि वही सबसे बड़ी ताकत है आप लोगों की, और वहीं से ही आपको सोच में परिवर्तन करना है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि वो बच्चा इसको कर पाएगा, इस क्वेश्चन को, जिसे पता है कि ट्रिपलेट भी हो सकता है, और वो बच्चा इसमें टाइम लगाएगा जिसे पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वह लगाएगा हीरोज का फॉर्मूला, अर्ध परिमाप निकालेगा 30 प्लस 78 प्लस 72/2। तो यहां से आप हीरोज का फॉर्मूले से एरिया निकालोगे, और उस एरिया को 1/2 आधार इंटू ऊंचाई के बराबर करोगे, तब आपकी ऊंचाई निकल कर आएगी। तो ये आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा यहां पर। सुनील कह रहा है सर आपकी शादी है क्या 30 अप्रैल को, हमें बुला लेना प्लीज, आपके शादी में आना चाहता हूं। मुझे भी बता देना भाई कहाँ है ना, ठीक है सर। 72 भी तो हो सकता है सर, अरविंद मीणा कह रहे हैं। मीणा जी आइए, बस थोड़ा सा लगा लीजिए, जरूरत है आपकी अभी। 72 मीटर भुजा वाले भुजा पर डालेगा ये लंब, तो 72 मीटर की भुजा आधारित तो होगी भाई, उस पर लंब डाला जा रहा है। अब वो 72 कैसे हो जाएगा बताओ। चलो, तो कॉमन सेंस वाली बात थी और वही लगाना था, उम्मीद भी आपसे करता हूं मैं। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दें, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लें और इंतजार करके आंसर दें। बस जो मैंने सिखाया ना वो सीखो बस आप। चलिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश कर सकते हो क्या आप? हाँ, क्यों नहीं। अब आपको पता है कि कभी भी ध्यान रखना कि अगर ये समकोण है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ध्यान रखना ये 45-45 ही होगा और कोई हो ही नहीं सकता। कारण, क्योंकि एक एंगल हमें नॉन है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल तो पता है। अब इसके बारे में आप जानते हो कि अगर ये ए है तो ये ए है, तो ये a√2 होगा हाइट एंड डिस्टेंस के हिसाब से। तो परिमाप दे रखा है ना इसका, तो परिमाप कितना है 2a प्लस a√2, बराबर ही तो दे रखा है 4√2 प्लस 4। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखते हैं भाई, तो यहां से मुझे एक चीज निकल कर आ गई गुरुजी। क्या निकल कर आ गई भाई? एक चीज ये निकल कर आ गई है कि यहां पर सिंपल सी बात है कि 2a बराबर आपके सामने क्या है 4 है, तो a बराबर आपके सामने 2 हो जाएगा, और आपको यहां कर्ण की लंबाई निकालनी है। अब इसको सॉल्व करना अनिवार्य है, बिना सॉल्व करे पार कैसे पड़ेगी। तो मैं अगर इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो आप मुझसे कुछ कहिएगा नहीं। तो अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं, और हमारे पास कोई दिक्कत तो नहीं है चाहिए, तो मैं अगर इसमें से a यहां से कॉमन ले लेता हूं तो 2 प्लस √2, बढ़िया क्वेश्चन है, और यहां से मैं अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1। कोई इशू? तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो पूरा मैं डिटेल में इसको सॉल्व करूंगा। देखिएगा जरा, आप लोग भी सर सहयोग करिएगा कि 4 ऊपर √2 प्लस 1 है अपॉन 2 प्लस √2 है। इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं तो 2 माइनस √2 का ऊपर नीचे गुणा करने पर तो कितना निकल कर आ गया, a अपॉन नीचे आएगा सर 2 आएगा, और 2 से कट जाएगा ये 2, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 और 2 माइनस √2, ठीक है, √2 प्लस 1, 2 माइनस √2। अब इसको हम फिर से क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का राइट आंसर आ रहा है और आपको दिख भी रहा होगा कि 4 इसका सही जवाब है, लेकिन फिर भी हमें समझना तो पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कर्ण की लंबाई निकालना। तो कैसे निकालूं, दिक्कत तो दिक्कत ही आ रही है गुरुजी। तो मैंने कहा यार एक बार दिमाग लगा लो ना कि कंपैरिजन हो सकता है क्या, क्या कंपैरिजन हो सकता है क्या? कंपैरिजन अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं 2a प्लस की, तो 2a बराबर अगर 2 है तो a बराबर आपका √2 हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो 2a प्लस b वाला, है ना, तो डायरेक्ट आप कंपेयर भी कर सकते हो इसको।
2 प्लस रूट 2 कॉमन ले लेता हूं तो भी हमारा राइट आंसर निकल कर आने वाला है सेम ही। ठीक है, चलिएगा। तो कॉन्सेप्ट दोनों ही है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 रूट 2 प्लस 4 लगाकर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं 2a प्लस बी अगर पेरीमीटर आपका है तो, या फिर हम ये भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये ज्यादा लेंथी लग रहा है मुझे, और मुझे प्रतीत हो रहा है कि फिर ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। चलिए, तो ये परिमाप की बात कर रहे हैं, तो 2a प्लस a रूट 2, ये आपके सामने कितना है 4 रूट 2 प्लस का 4 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने सिंपल एक बात निकल कर आ जाती है कि a की वैल्यू क्या रखूं कि ये हमारे पास ये आ जाए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर a की वैल्यू आप 4/√2 रख दो। हाँ, देखो 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 सर, कैसे, सुनना, कंपैरिजन करा के वैसे भी पता लग रहा है। देखिए, a की वैल्यू 4/√2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 4/√2, तो √2 से √2 कट गया, और ये कितना आ गया, वही जो आप चाहते हैं, रैशनलाइजेशन करने के बाद में 2 से कट गया, 4√2 और 4, 4√2 और 4, तो a की वैल्यू 4√2 होगा, तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉल था, और ये ज्यादा आसान है जब आप कंपेयर कर लें तो। ठीक है, जब आप कंपेयर कर लें तो। नेक्स्ट, इसका जवाब दें आप, कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, आराम से करिएगा, जल्दबाजी नहीं है। आराम से करें डियर, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है आपको। आइए, तो कैसे करने वाले हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, असमान भुजा की लंबाई आपको दे रखी है 2, तो बराबर भुजाओं की लंबाइयां बताओ। अब ना तो यहां हीरोज लगेगा ना यहां हीरोइन लगेगा, कुछ नहीं लगेगा यहां पर, यहां वो लगेगा जो आपको सिखाया गया है, वही फॉर्मूला जो कल लिखाया गया है। क्या बात है सर, तो चलिए सीखते हैं। तो यहां पर आपको एरिया दे दिया, और समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, याद आ रहा है किसी को, अगर किसी को याद आ रहा है तो एक बार शेयर कर दिया जाए व्यू आपका, बोलो। तो असमान भुजा यानी कि b/4 अंडर रूट और 4a² माइनस b स्क्वायर। क्लियर हो रहा है माय डियर। तो ये आपके सामने क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है, जिसको आप दिमाग में अपने रख सकते हैं। तो आपका b/4, तो 4a² माइनस b², और यहां b असमान भुजा है और a आपकी समान भुजा है। गॉट इट। तो बस एरिया पता ही है, एरिया कितना है 4, b की वैल्यू भी पता ही है 2/4 इंटू 4a², 4a² तो हमें निकालना है, माइनस b², 2 दूनी 4। तो सॉल्व करते हैं, 2 से गुणा कर दिया, तो 8 8 64, 64 बराबर 4a² माइनस 4, 68, तो ये हो जाएगा a बराबर √17। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है डियर। तो ये क्वेश्चन है ना, इसी से बन सकता है, क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि हम समद्विबाहु त्रिभुज को इग्नोर कर देंगे, तो वो भी हम पे ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो प्लीज इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में रखें, कल मैंने ये आपको प्रूफ करवाया था, तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि सर ये आपने डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, कल बताया था मैंने प्रूफ करके, ये इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया इस पर। चलिएगा,
अगला क्वेश्चन का जवाब दें। एक बच्चा कह रहा है अभिषेक पटेल सर डीप में पढ़ाओ। अभिषेक आप रेगुलर ही नहीं पढ़ रहे हो। आप रेगुलर पढ़ते तो आप ये बात बोलते क्या? हाँ नहीं बोलते ना। ये तीसरा पार्ट चल रहा है भाई। अब बताओ, ऐसे बच्चे भी हैं। अच्छा ये बात, एक शशि कह रहा है कि आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया था। शशि अब अगर तुम सामने नहीं हो, बस सामने नहीं हो क्योंकि आसपास वाले ही फिर तुम्हें ठोकते, अगर सामने होते तो। बताओ, अब आंख भी है लेकिन दिखता नहीं है। प्रॉब्लम तो यहां आती है बच्चे के साथ में। अब ये देखिए कि यहां पर माध्यिकाएं आपको दे रखी हैं, तो माध्यिकाओं से बना ये भी एक ट्रिपलेट है, तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो पहले आप। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 54। तो इसका आपको क्या करना है? 4/3 करना है, क्योंकि वही आपके एरिया होता है त्रिभुज का। 18 चौके 72, 72 आपका राइट आंसर आ गया। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर? चलिए, अब बोला गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दे रखी है, तो क्या मैं कह सकता हूं समबाहु त्रिभुज में चाहे माध्यिका हो चाहे हाइट हो, सब बराबर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वह समबाहु त्रिभुज है ना भाई। तो हम यहां कह सकते हैं कि √3a/2 बराबर आपका 6√3 हो जाना है। तो a बराबर कितना आ जाना है? 12 आ जाना है। तो आपका परिमाप कितना हो जाना है? 36 हो जाना है। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है ये, तो माध्यिका की लंबाई बताइए, यानी कि आपको हाइट ही बतानी है। यानी कि √3a²/4 आपको दे दिया 9√3, तो a की वैल्यू निकल कर आ गई 6। तो आपका हाइट कितना हो जाएगा? √3a/2, यानी कि 3√3 बी। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो डायरेक्टली हम जानते हैं a/2√3 होती है अंतःवृत्त की। तो ये हो जाएगा सर 6/2√3, यानी कि 3/√3। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं √3। नेक्स्ट, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात आपको दे रखा है 3:4। तो समझ जाइए, प्रत्येक बराबर भुजा यानी कि समान भुजा तो आपको 3x और 3x दे रखी है, और असमान भुजा आपको 4x दे रखी है। यानी कि b बराबर आपका 4 है और a बराबर आपका कितना है? 3 है। समझ रहे हो ना? आपसे बोला गया है कि उसका क्षेत्रफल ये है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? तो क्षेत्रफल अगर आपको दे रखा है ये, तो एरिया अगर आपको 8√5 गिवन है, तो अभी फॉर्मूला बताया था असमान भुजा बटे 4 इंटू 4a² समान भुजा यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 4a² माइनस b²। सॉल्व करते हैं, ये कट गया। 8√5 बराबर x√9 चौके 36 x² माइनस 16 x²। तो यहां से हम देख रहे हैं 8√5 बराबर x इंटू √20 x²। x बाहर आ जाएगा, x² बराबर 2√5 और ये 8√5 के बराबर है। तो यहां से कट जाएगा ये 4 बार, तो x बराबर आ जाएगा 2। और अगर x बराबर अगर 2 आ गया तो आपकी असमान भुजा पूछी है ना, तीसरी भुजा, यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 8। तो 8 विल बी योर राइट आंसर। सही है क्या? आई थिंक 8 होगा, एक बार चेक कर लें आप। हमारा तो 8 आ रहा है। कट रहा है क्या सब? 4a², 4 नाम 36, 36 माइनस 16, 4 से हमारा 4 कट गया। अच्छा 4x b/4 होता है ना। 8 ही आ रहा है क्या? आपका भी 8 ही आ रहा है? ओनली 8 आएगा?
सबका क्लियर है? यही आ रहा था ना? चलो सही है, फिर तो 8 ही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन मिस हो सकता है, इसको आप 8 बना लीजिए, ठीक है, ए आएगा। चलो नेक्स्ट आइए, एक त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी है, परित्रिज्या बताइए। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा पता है, तो परित्रिज्या कैसे निकालेंगे? a/√3 यानी कि 9/√3, और √3 का ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं तो कितना होगा? 3√3। एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो अंतः त्रिज्या बताइए। तो परित्रिज्या 10 है, तो अंतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। कारण आपको मैंने कई बार बताया है कि दोनों का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, यानी कि ये 2 रेशो बराबर है, तो ये हो जाएगा 5। एक समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आपको दे रखी है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोल दिया तो इशारा वही है उसका, यानी कि a√2 बराबर आपका 5 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा 1/2 a²। तो a बराबर कितना निकल कर आ रहा है? 5/√2, तो 1/2 और 5/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 25/2, तो ये हो जाएगा 25/4। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर आने वाला है 6.25 बी। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर भुजाएं दे रखी हैं 10 और उनके बीच का कोण दे रखा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसकी बराबर भुजाएं दे रखी हैं और उनके बीच का कोण दे रखा है 45 डिग्री। तो एरिया क्या होगा? तो एरिया का फॉर्मूला बताया था, तो वो काम आएगा यहां पर, दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच का कोण साइन थीटा के साथ में। तो ये कितना हो जाएगा? 50 आपका √2, 50/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25√2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये हमारा ट्रायंगल हमारा यहां निपट गया है। अब रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए सभी विद्यार्थी। और इतने, एक बच्चा क्या कह रहा है? सर कैच द मैच सेशन से MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पूरे क्वेश्चन आए। बहुत बढ़िया यार, मैं तो कह रहा हूं ना, उस सेशन को लगातार करते रहो। पेपर कोई भी हो इंडिया का, फोड़ कर आओगे, क्योंकि एजुकेशन ऐसी ही चीज है, आपको शिक्षा का प्रतिरूप समझाऊंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। जो मेरे साथ पढ़ रहा है, आपको ये पता लगेगा कि मैंने कितना कुछ सीख लिया है और मुझे अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे अपनी क्लासेस से ही आएंगे, चाहे आप कहीं भी बैठिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अच्छी बात यह है कि अब हम पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल की। ये 12:30 बजे होगा IB वाला, है ना, बता दिया है मैंने वैसे भी। चलिए, अब रेक्टेंगल की हेडिंग डाल लीजिए। आइए, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, और रेक्टेंगल का मतलब है आयत, और आयत क्या होता है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। आइएगा, अगर ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो मैंने ए बी सी डी, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में ये आपकी लंबाई होती है भाई। रेक्टेंगल इस तरह की एक आकृति होती है जिसकी लंबाई, मतलब अगर हम किसी कमरे को देखते हैं तो कमरा भी ऐसा है, कोई प्लॉट देखते हैं तो प्लॉट भी ऐसा होता है। तो प्लॉट में क्या होता है कि इस तरह की आपकी एक लेंथ होती है, यानी कि हम कहते हैं लंबाई और चौड़ाई नापते हैं। तो ये जो भी फर्श होगी ना, और 2D में ध्यान रखिएगा, यही चीज आपका 3D में क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो ये लेंथ है और ये विड्थ है। विड्थ मतलब ये आपकी लंबाई पैरामीटर होता है, यानी कि किसी भी चीज की लेंथ पैरामीटर, लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके चारों कोण आपके 90 डिग्री होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और आमने सामने की भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सबसे बड़ी बात, अब आप अगर एरिया बनाने की बात करते हो कि सर इसका मैं एरिया कैसे लिखूं, तो सिंपल सी बात है, अगर रेक्टेंगल का क्षेत्रफल की बात आप कर रहे हो सर, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप की एक ही परिभाषा मैंने बताई, किसी एक बिंदु से चलकर आपको दूसरे बिंदु की तरफ जाना है और जितनी भी दूरी तय करते हो भुजाओं के अनुदिश, वही परिमाप होता है। जैसे कि मैंने यहां से चलना शुरू किया, मैं ये गया भुजाओं के अनुदिश, फिर मैं ये गया, फिर मैं ये गया, फिर मैं ये गया और फिर दोबारा से इसी बिंदु पर आ गया, तो मैंने बी एल बी एल, तो यहां पर वही आपका पेरीमीटर होगा। जब पूरा घूम फिर कर आओगे तो ये हो जाएगा 2l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर है? 2 इंटू एल प्लस बी। अगर हम बात करते हैं, पेरीमीटर की बात हो गई, इसमें एक चीज होती है डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? विकर्ण होता है, जो कि यहां से भी डाला जाएगा, जो कि यहां से भी डाला जाएगा। तो इसमें दो विकर्ण होते हैं और आप ये देख सकते हैं कि अगर आप विकर्ण की बात करने हैं, जैसे कि आपको बीडी निकालना है, तो बीडी आपका एसी के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इसके लिए भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा? एक पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, जहां पर लेंथ पैरामीटर और विड्थ पैरामीटर आ रहा है। यहां भी लेंथ पैरामीटर और यहां विड्थ पैरामीटर, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो एज ए हाइपोटेनियस काम करेगा। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए, विकर्ण हो गए आयत के, आयत के विकर्ण हो गए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, ये आपके डायगोनल के विकर्ण हो गया। चलिए, यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा क्या है वो जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस रेक्टेंगल को बना रहा हूं तो इस रेक्टेंगल में कई तरह की चीजें निकल कर आती हैं। उन सभी चीजों को हम काफी अच्छे से कवर करने वाले हैं और काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है आपके लिए। आइए, अब मैं रेक्टेंगल की अगर आपसे बात करता हूं, एक रेक्टेंगल में अगर आप सिंपली तौर पर ये देखते हैं कि आपके एक पाथ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक पाथ बनाया जा रहा है। चलिए, अब ये क्या है? एक पाथ है जो आपको दिख रहा होगा, और मैंने बोल दिया कि मेरा ओरिजिनल रेक्टेंगल क्या है? अंदर है। ये पी क्यू आर और एस। तो आपको क्या होगा? थोड़ा सा फील करना पड़ेगा कि अगर ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो मैंने, भाई चौड़ाई के सामने चौड़ाई होगी और लंबाई के सामने लंबाई होगी। मैंने क्या किया? मेरे इस प्लॉट के चारों तरफ एक रास्ता बना दिया। मैंने चारों तरफ इक्वल चौड़ाई का एक रास्ता बना दिया। तो यहां पर जो मैंने पाथ बनाया है, ये मेरा है आउटर पाथ, यानी कि बाहरी पथ। क्या है ये? एक बाहरी पथ है, यानी कि आउटसाइड मैंने एक पाथ बना दिया। एक आउटसाइड मैंने एक पाथ बनाया है जो आपको दिख रहा होगा, और इस पाथ की मैंने आपको विड्थ दे दी। विड्थ, विड्थ क्या होती है भाई? आप कोई भी पाथ बनाओगे तो उसकी पर्टिकुलर आप चौड़ाई भी तो दोगे, इसकी आप पर्टिकुलर चौड़ाई भी तो दोगे। तो आप ये दिमाग लगाओ कि जब वो पाथ इक्वल तौर पर चौड़ा है, तो आपका ये दिमाग लगना आवश्यक है डियर, क्योंकि ये बात यहां के काम की नहीं है। ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अगर रास्ता अगर बन गया
तो ये BC कितना हो जाएगा, ये BC कितना हो जाएगा ये बताओ, ये वाला BC, और AD भी बराबर ही होगा, और ये CD कितना हो जाएगा, सिंपल ये बता दो। तो सर जैसा कि हमें भली भांति दिख रहा है कि लंबाई पैरामीटर अंदर वाला था, आपने W चौड़ाई का पाथ इधर बन गया और इधर बन गया, तो ये वाला पैरामीटर और बढ़ गया ना दोनों तरफ। तो ये सिर्फ एक इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपके 3D में भी काम आएगा जब आप मोटाई को कंसीडर करोगे। तो कोई भी चीज आप जब देखते हो तो वो दोनों तरफ अगर इक्वल साइड बना रहे हो ना, वो दोनों तरफ इंक्रीज होती है, यानी कि आपकी जो फाइनल लेंथ हो जाएगी BC वो L+2W हो जाएगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, काम का है। अब इसके हिसाब से मैं अगर AB की बात करूं तो सर ये B है और ये W यहां बढ़ गया और ये W नीचे की तरफ भी बढ़ गया, यानी कि अगर मैं AB को कंसीडर करना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा, B+2W हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब अगर मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का एरिया अगर मुझे निकालना है, तो आप बिल्कुल कॉमन सेंस ही लगा दो। क्या होगा सर, इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस इस एक्चुअल आयत को घटा दो, तो बचेगा जो वो रास्ता होगा। यानी कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना है, जब लंबाई इसकी L+2W हो गई, चौड़ाई इसकी B+2W हो गई, और माइनस कर दिया LB। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, हमेशा ऐसा ही नहीं है कि यही पाथ आ जाए, बीच में कहीं एक ही पाथ डाल दे तो भी यही काम आएगा। ठीक है, हर चीज सीखेंगे। क्लियर? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, अच्छा इसको सॉल्व करना है तो LB प्लस L2LW 2WB प्लस 4W स्क्वायर माइनस LB, तो माइनस के LB से प्लस का LB चला गया नहीं चला गया। तो अब क्या कॉमन आ जाएगा, आप 2W को कॉमन ले लो तो L+B प्लस 2W बचेगा और 2W बाहर कॉमन है, तो यही आपका राइट आंसर आ गया, L+B प्लस 2W इंटू 2W। बस यही आपका क्या होता है, बाहरी पाथ का क्षेत्रफल होता है। ये प्रूफ भी हो गया, और आप दिमाग में भी डायरेक्टली रख सकते हो कि अगर मुझे पाथ एरिया निकालना है तो मैं लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसमें चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई का दुगना ऐड करूंगा, क्योंकि आउटसाइड एरिया है, तो W और W ऐड हो जाएगा इंटू 2W। क्लियर? सिमिलर केस अगर मैं लेता हूं तो अब हम बात करेंगे इनर पाथ की, यानी कि अगर इनर पूरा पाथ है और अंदर की तरफ बनाया गया है आंतरिक पथ, अगर आपने एक अंदर की तरफ पूरा पथ बना दिया तो क्या होगा, उस पथ का एरिया, ठीक है, ये मेरा एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर मैंने बचा हुआ हिस्सा ये था कि हमने अंदर की तरफ ही पार्क बनाया कि भाई घूमने फिरने की जगह बच जाएगी घर में, और इस तरह से हम एक पार्क बना लेते हैं। और इसका डायमेंशन रखा मैंने A, मतलब इसका रखा ABCD, ये आपका L है, ये आपका B है, ये आपका L है। अब मैंने बाहर अपना दिया है, भाई हमारे पास जो जगह है हमने बाहर की लेंथ विड्थ मान रखी थी, और अंदर की तरफ हमें पार्थ बनाना है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहां मुझे बताइए कि अगर ये W चौड़ाई है, 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 और आपने इनसाइड बनाया है ये अंदर की तरफ, तो इतना जो एरिया रह जाएगा जो PQRS है, तो उसकी लेंथ कितनी रह जाएगी PQ। तो अब पूरा L था, W और W घट गया, यानी कि ये हो जाएगा सर L-2W, और विड्थ कितना हो जाएगा B-2W। और अगर आपको पाथ एरिया निकालना हो तो LB में से घटा देंगे L-2W इंटू B-2W, यही आपका क्या हो जाएगा, इनर पाथ एरिया। ठीक है,
तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल कर आएगा, वही निकल कर आएगा डायरेक्टली। अब आपको दिमाग में रखना है -2w आ जाएगा बस, क्योंकि यहां w आपने अंदर दबाया है दोनों तरफ से, बस हो गया काम। क्लियर? चलिए भाई, जिनसे भी लाइक नहीं हो पा रहा है वो लाइक जरूर करिएगा सेशन को, क्योंकि शानदार कंटेंट आपको दिया जा रहा है। और अभी 6300 है, मतलब लगभग आधे से ज्यादा बच्चों ने लाइक ही नहीं किया है। कारण नहीं समझ में आता है खैर, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चीजें आप समझिए। आइए अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है इस पर, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर एक ऐसा आपके सामने रेक्टेंगल हो जिसमें आपसे क्या बोला जा रहा है कि दो पाथ हैं जो कि आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक पाथ ये हो गया w चौड़ाई का, एक पाथ ये हो गया w चौड़ाई का, और ये कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीचों बीच होंगे तो ही होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो ये कहीं भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर मैं अक्रॉस एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाथ निकाल रहा हूं तो मुझे बताइए इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसकी चौड़ाई w है, ये भी w है, ये भी w है, और ये भी w है, भाई सब कुछ w है। बताऊंगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये आपका लेंथ है, ये आपका विड्थ है, तो ये और ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है। आइए, ठीक है, चलिएगा। तो कैसे करने वाले हैं, तो ये सिंपल सा लॉजिक है डियर, कि अगर मुझे इस रास्ते का ही क्षेत्रफल निकालना है, अगर मुझे सर पाथ एरिया ही निकालना है, तो मैं क्यों ना केवल और केवल पाथ पे मतलब रखूं। अगर मुझे पाथ एरिया निकालना है तो मुझे बताओ कि यह जो है, यह एक क्या है, यह एक रेक्टेंगुलर पट्टी है। यह एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर पट्टी है। एक रेक्टेंगुलर पट्टी की लंबाई दे रखी है L और चौड़ाई है W, तो कितना हो जाएगा LW। इसी प्रकार यह भी एक रेक्टेंगल पट्टी है जिसका BW हो जाएगा, क्योंकि जिसकी लंबाई B है और चौड़ाई W है, BW। हो गया काम? नहीं। अब आप एक चीज देख रहे हो ना कि एक हिस्सा जो दो बार आ गया, ये वाला हिस्सा क्या है, एक वर्ग है, जो कि इस वाली पट्टी में भी आ गया और इस वाली पट्टी में भी आ गया। तो इन दोनों में ये दो बार आ चुका है, तो एक बार माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो बस W कॉमन ले लिया जाता है और ये आ जाता है। तो यहां पर अगर एक W चौड़ाई का रास्ता है तो L प्लस बी माइनस W इंटू W। क्लियर है? यहां तक कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब सर इसके अलावा क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, इसके अलावा एग्जामिनर ये पूछ सकता है आपसे क्या, कि अगर मेरे सामने ये ABCD एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई दे रखी है L, जिसकी चौड़ाई दे रखी है B, और एक मैंने ये पाथ दे दिया W चौड़ाई का, इसका एरिया क्या होगा। मैं इस पाथ का एरिया बताना चाहता हूं, PQRS। अब ये कहीं भी है तो इसका PQRS का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ PQRS। तो आप घबराइएगा नहीं कभी भी। क्यों? अरे भाई यार, एक रास्ता दे रखा है बीच में, आपको क्या टेंशन है। निकालो एरिया ऑफ PQRS क्या होगा। तो सर ये तो आसान हो गया। हाँ आसान ही है। तो ये इसकी आपकी लंबाई हो गई L और ये इसकी हो गई चौड़ाई, तो LW आंसर आ जाएगा केवल। अगर सिंगल पाथ दे दे तो दिक्कत क्या है तुम्हें, आप आराम से सॉल्व करो। क्लियर है? तो घबराना नहीं है, चीजों को समझना है, तब आप कर पाओगे। ठीक है? तो आपका केवल और केवल अगर ऐसे दे दे तो LW आंसर आएगा बस। क्लियर है? तो अब आपका ये रेक्टेंगल भी निपट गया है पूरा। अब आपको करने हैं रेक्टेंगल के क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको आज और भी डाले हैं, और भी हम रेक्टेंगल में चीजें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर कल स्क्वायर करेंगे और सर्किल करेंगे। तो कल सर्किल पे चार्ट की भी बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ये आयत की जो क्वेश्चन हैं वो आप करिएगा। आप स्वतंत्र हैं क्वेश्चन करने के लिए, सारे क्वेश्चन आप बना के कोशिश करें अपनी, और कोशिश कामयाब भी करें। ठीक है?
और इसके साथ साथ मैंने आज भी क्वेश्चन दिए हैं। अभी हम 12:30 बजे आईबी की क्लास करने वाले हैं कि क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा, अगले 7 दिनों में कैसे मैं तैयारी कराऊंगा। तो आइएगा 12:30 बजे। अब आने वाले 7 दिन आपका यही सेशन चलेगा, आईबी का प्रैक्टिस सेशन। और सटीक एनालिसिस के लिए आप इस वीडियो को, इस नंबर को शेयर कर दें और अपने क्वेश्चंस जरूर मुझे इस नंबर पर भेज दिया करें, जिससे कि मैं आपको एनालिसिस करवा सकूं। कैच द मैथ अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो और उस गलती का एहसास आपको जल्दी ही हो जाएगा। तो मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों लेना चाहिए। इंडिया का बेस्ट प्रैक्टिस सेशन है, लेना चाहिए। अनअकैडमी पर होता है, डेली रात को 8 बजे होता है। सेशन को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। 8 बजे इस सेशन को लेना मत भूलिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा। साहिल 10 आपको कोड लगाना है अनअकैडमी पर अगर मेरा फ्री सेशन कोई भी देखना है। एसएससी एग्जाम पर जाओ, स्पेशल क्लास पर जाओ, मेरा नाम सर्च कर जाओ, मेरे को फॉलो कर लो और फॉलो करने के बाद मेरी प्रोफाइल के अंदर जाकर आप मुझे 8 PM वाली क्लास में चले जाओ, मेरी स्पेशल क्लास में। सारी क्लास देखकर जाओ एग्जाम से पहले, जितनी भी आप देख सको। इतनी क्लासेस हैं जो खत्म भी नहीं होंगी। तो जितना आपकी, क्योंकि आप तो लेट हो पहले से ही, तो जितना आप देखोगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलता चला जाएगा पेपर में। साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़िए। और अगर आप मेरे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी भी एग्जाम की, तो देखो तैयारी के लिए अभी मौका सही है, अभी से शुरू करो, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं आते हैं। मेरा फाउंडेशन बैच कंप्लीट और डिटेल्ड है, पढ़कर मजा नहीं आए तो कहिएगा। एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे सभी के लिए वही बैच है। और इस सब्सक्रिप्शन में आपको ना केवल मैथ मिलेगा, उसके अलावा सब कुछ मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज, वेस्ट सीरीज। साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है, बिना किसी गैप के लगाना है और बस अनअकैडमी पर जुड़ जाना है। मेरे एसएससी कैटेगरी में कोर्स चल रहा है। 12 और 24 महीने का कोर्स लेकर जुड़िए और एसएससी एग्जाम पर जाइए। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 12 और 24 महीने का कोर्स लो और हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 लगा दो बस। और जुड़कर बढ़िया पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। और किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भी आप साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन को लाइक जरूर करिए। जितने भी विद्यार्थी अभी तक मुझे यहां देख रहे हैं वो जरूर शेयर करें इस सेशन को, क्योंकि अनबिलीवेबल सेशन है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है, ठीक है। अभी मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में 12:30 बजे। आईबी के बारे में कुछ बातें करेंगे कि कैसे हम तैयारी कराने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़कर जाने हैं एग्जाम से पहले, और मैं आपके प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से पेपर में क्या मदद करने वाला हूं। तो सेशन को लाइक जरूर करिए और, है ना, अच्छे से, है ना, बढ़िया तरीके से सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक और मेरे साथ मिलते रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल। मिलता हूं थोड़ी देर में।